हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करेंगे आज हम यूनिट 8 को। इससे पुरानी यूनिट आप आई होप आप सभी ने देख ली होंगी, और नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा और उनका रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 को, जिसमें हम बात करेंगे CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। CWSN की समझ देखते हैं क्या है CWSN। थोड़ा सा स्क्रीन को करेंगे पतला। हम्म। एक शिक्षक पहला व्यक्ति होगा जिसके पास दुखी माता पिता जाते हैं, और पहले शिक्षक ही जानता है कि किस बच्चे को आवश्यकता की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि विशेष आवश्यकता की ज़रूरत तभी पता चलती है जब पेरेंट्स को लगता है कि यार हमारा बच्चा औरों से थोड़ा सा अलग है। क्लास में सारे बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक जा रहा है, बट हमारे बच्चे का तो बहुत ही कम जा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर वो टीचर के पास जाएंगे और पूछेंगे क्या है इसमें कमी। आसक्तता की परिभाषा, अब कब हम बोलेंगे कि ये बच्चा डिसेबल है, ये बच्चा आसक्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विकलांगता शब्द परेशानियों में परिवर्तित होना चाहिए। कौन कौन सी परेशानियों में? देखने की परेशानी, सुनने में, संप्रेषित करने में, घूमने में और सीखने में परेशानी। अगर इन सब में बच्चे में परेशानी है तो हम बोलेंगे कि वह बच्चा आसक्त बच्चा है। ठीक है। बाधिता, बाधिता क्या है? जैसे हम इम्पेरिमेंट बोलते हैं। इम्पेरिमेंट इन एनी स्ट्रक्चरल लॉस, डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल इनकेपेबिलिटी एंड हैंडीकैप इज अ सोशल डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात लिखी हुई इसमें कि बाधिता कोई संरचनात्मक क्षति है। संरचनात्मक क्षति मतलब कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी एक तरह की समस्या आ गई है। आसक्तता है कार्यात्मक असक्षमता, आप कोई कार्य करने में असक्षम हो। विकलांगता है एक व्यक्ति द्वारा अनुभूत किया गया एक सामाजिक असहायता। विकलांगता मतलब कि समाज के सभी लोग वो काम कर सकते हैं बट आप नहीं कर पा रहे उनके जैसा, तो आप विकलांग हो। यहाँ पर तीनों की डेफिनेशन दी गई है, इसे आप वर्ड टू वर्ड अगर रट लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से वर्ड उठ कर आएंगे, कुछ अलग से बनकर नहीं आने वाला। ठीक, बात कर लेते हैं हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की, जिसे हम बोलेंगे संज्ञानात्मक असक्तता। यह शब्द तब प्रयुक्त होता है जब व्यक्ति के मानसिक कार्यों को करने में या कौशलों जैसे बातचीत करने, स्वयं का देखभाल करने और सामाजिक कौशलों में निश्चित सीमाएं होती हैं। जब इस ये जो बेसिक कौशल है, बेसिक कौशल ही होगा भाई, किसी से बात करना बेसिक है, स्वयं की देखभाल करना भाई, खुद नहाना धोना, सुबह उठकर ब्रश करना, ये सारी चीज़ें खुद की देखभाल में आ जाएंगी। सामाजिक कौशल भाई, मार्केट जाना, किसी से कम्युनिकेट करके वहाँ से सामान लेकर आना, या फिर आप स्कूल जा सको या छोटे मोटे काम कर सको, पोस्ट ऑफिस वगैरह जा सको। तो ये सारे काम अगर व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, इसमें उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो पास वाली दुकान से जाकर सामान ही लेकर नहीं आ पा रहा है, तो बच्चा कॉग्निटिव डिसेबल्ड है। ऐसे बच्चे सीखेंगे लेकिन उनमें अधिक समय लगेगा, हो सकता है कुछ चीज़ों को वह ना सीख सके। एक मानसिक बाधित बच्चा कौन है? एक मानसिक बाधित बच्चा वह है जिसमें औसत से कम सामान्य बौद्धिक क्षमता होती है। जो बौद्धिक क्षमता नॉर्मल लोगों की होती है उससे कम होती है मानसिक बाधित बच्चों में, तथा धीमा बौद्धिक विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, हो सकता है 5th क्लास में आने के बाद भी वह मल्टीप्लिकेशन एडिशन ना सीख पाए, क्योंकि वह मानसिक रूप से थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मंदन की सीमा कम से कम गंभीर से हो सकती है, ये छोड़ो। ये विकासात्मक अवधि के दौरान जीवन में पहले ही आ जाता है, मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में पहले ही आ जाता है, मीन्स हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो मेंटली डिसेबल है या कॉग्निटिव डिसेबल है। अर्थ क्या हुआ इसका? हाल ही में संज्ञानात्मक आसक्तता, मानसिक मंदन, मानसिक विकलांगता जैसे पुराने शब्दों को हटाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। संज्ञानात्मक आसक्तता शब्द जो यूज हुआ है वो मानसिक मंदता और मानसिक विकलांगता शब्दों को हटाने के लिए यूज हुआ। इनकी जगह हम संज्ञानात्मक आसक्तता यूज करने लगे हैं। जैसे कि अभी मैंने बोल दिया था मेंटली डिसेबल्ड, तो मेंटली डिसेबल्ड की जगह वर्ड यूज किया जाने लगा है कॉग्निटिव डिसेबल्ड। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। एक मानसिक बाधित बच्चे का आईक्यू औसत की से भी कम होता है, यानी कि इनका जो आईक्यू होगा 70 से कम होगा। वैसे इनका आईक्यू तो 90 से कम होता है, बट 70 से कम, और भी जो मंद बुद्धि है वो 70 से कम में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बात, एक क्वेश्चन बनकर आया था कि किस आईक्यू वाले बच्चे को आप विद्यालय में प्रशिक्षण दे सकते हो, विद्यालय में शिक्षा दे सकते हो, जो शैक्षणिक योग्य होते हैं। तो जो जिनका आईक्यू 70 तक होता है उन्हें आप विद्यालय में शिक्षा दे सकते हो। जिनका आईक्यू 70 से भी कम है उन्हें के लिए आपको विशेष विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी। उनमें से कुछ एक सामान्य बच्चे की कक्षा में भी प्रशिक्षित हो सकता है, तथा स्वयं एवं राष्ट्र के लिए लाभप्रद बन सकता है।
कुछ मानसिक क्षीण बच्चे शिक्षणीय हैं जबकि गंभीर क्षीण बच्चे प्रशिक्षणीय हैं। मानसिक क्षीण बच्चे वो शिक्षणीय होते हैं, मतलब कि एडुकेबल होते हैं, और जो गंभीर क्षीण बच्चे होते हैं वो प्रशिक्षणीय यानी कि वो होते हैं आपके ट्रेनेबल, उनको ट्रेन करने की जरूरत होती है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया था, DSSS भी शायद 2017 में आया था या 2018 में आया था, एक बार तो आया यहाँ से क्वेश्चन बनकर। गंभीर मानसिक स्तर जिसे हम बोलेंगे मिल्ड मेंटली रिटार्डेड, एक मिनट, कम मानसिक मंदता यानी कि माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, वो होता है आपका 50 से 75 के बीच जिनका IQ है। मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड यानी साधारण मानसिक मंदता 35 to 49, इसे आप 35 से 50 करके याद रख लेना, जरूरी नहीं 49 करके याद रखो। गंभीर मानसिक मंदता सर्वर मेंटली रिटार्डेड, सेवर मेंटली रिटार्डेड, सॉरी, सेवर मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं वो होते हैं 20 to 24। एंड प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड गूढ़ मानसिक मंदता होती है 20 से कम। गूढ़ मानसिक मंदता वाले व्यक्ति ज़्यादा टाइम तक कई बार जी भी नहीं पाते, क्योंकि इनका मेंटल लेवल इतना कम होता है, IQ इतना कम होता है, ये अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकते, इन्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए इनकी देखभाल करने के लिए, ये हो सकता है खुद को ही चोट पहुंचा ले। ठीक है, इनके कारण क्या होते हैं? देखिए, संक्रमण या उन्माद हो सकता है, कोई भी एक बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा मेंटली IQ, जिनका IQ कम है या मेंटली डिसेबल बच्चा पैदा हो सकता है। सदमा या शारीरिक कारण कोई दुर्घटना हो जाए, जन्म के दौरान एनोक्सिया के लिए मीन्स ऐसा कोई समस्या आ जाए। उपापचय पोषण, बच्चे को न्यूट्रिशन ही सही तरीके से नहीं मिल पाए। सकल मस्तिष्क रोग, ट्यूमर वगैरह हो जाए दिमाग में। पैतृक प्रभाव यानी कि हो सकता है कि पिता से आ रही हो ये बीमारी, या फिर इनके परिवार में ये बीमारी किसी न किसी को होती हो। गुणसूत्रीय असमानता, डाउन सिंड्रोम, जो 23rd पेयर होता है वो सही तरीके से ना बन पाए। मनोविकार, किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। कारक जो संज्ञानात्मक बाधित को के कारण प्रभावित होते हैं। संज्ञानात्मक बाधिता के कारण क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं? बच्चे का जो मेमोरी है वो इफेक्ट होगा इससे। जागरूकता समस्याएं, बच्चा अवेयर नहीं रह पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम होगी। भाषाई परेशानियां, जो समझने में परेशानियां उत्पन्न करती हैं तथा लिखित तथा मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति में समस्या होंगी। सही सिंपल लैंग्वेज में बोले तो खुद को कम्युनिकेट करने में उसे समस्या आएगी। श्रवण एवं वाचन बाधिता, अर्थ क्या है? श्रवण बाधिता का तात्पर्य है किसी अन्य प्रकार का श्रवण विकार, जबकि बधिरता का तात्पर्य कान के माध्यम से भाषाई वचन में भेदभाव करने की अत्यंत अक्षमता। तो कुछ जहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ अलग से, तो वहाँ पर आप इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, इनमें जो लाइन है जूम करके पढ़ लिया करो। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, श्रवण एवं वाचन बाधिता। अगर हम श्रवण बाधिता की बात करें, श्रवण, अच्छा दो चीजें हैं, एक तो श्रवण बाधिता है और एक बधिरता है। श्रवण बाधिता मतलब कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट, और जो बधिरता होती है डेफनेस। डेफनेस मतलब वो बिल्कुल ही बहरा है। ठीक है, तो श्रवण बाधिता का मतलब तो सिर्फ इतना सही है कि कोई तरह का विकार है कि वह सुन नहीं पा रहा है, और बधिरता का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति बधिर माना जाता है जब वे आवाज का स्तर 90 डेसिमल यानी कि सामान्य आवाज से 5 से 10 गुना तक सुना जाता है। कोई जनरल बोला, उससे 5 से 10 गुना तेज आवाज में बोले तब वे सुन पाएगा, तो उसे हम बोलेंगे वे श्रवण, वे बधिर बच्चा है। ठीक है, आगे बात करें, संवेदी श्रवण क्षति में केंद्रीय तंत्रिय तंत्र के अंतर्गत, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो और चाहो तो इसे आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंस का पोर्शन है। यहाँ पर ये बोला गया है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से वो सिग्नल्स जो है वो सिग्नल्स अंदर तक पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा ये है नहीं है। कारण क्या है? अनुवांशिकी कारण भी हो सकता है, दुर्घटना बीमारी भी हो सकता है। 50% अनुवांशिकी कारक सामने आए हैं जो टेस्ट वगैरह किए गए उसके अनुसार। कारक जो श्रवण बाधिता के कारण प्रभावित होते हैं, श्रवण बाधिता के कारण क्या क्या प्रभावित होता है? तो वही है कि बच्चों का जो संप्रेषण कौशल है वो प्रभावित होगा, अपने विचारों को समाज के सामने नहीं बता पाएगा। इनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है श्रवण बाधिता, जो सुन नहीं सकते, वो अगर बोलना, जैसे वो बोलना तो उनका ठीक रहता है लेकिन वो बोल भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी शब्दों को सुने ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि यार इनको प्रोनाउंस कैसे करना है या फिर आवाज़ कैसे निकलती है। कई बार ये समस्या आ जाती है। वाचन बाधिता क्या होता है कि आवाज विहीन पुराने स्वरभंग या हकलाहट तक होता है। वाचन परेशिया, सेरेबल पाल्सी, सेरेबल पाल्सी मतलब कि आपके माइंड से रिलेटेड है ये। प्रमस्तिष्क चोट से संबंध भी हो सकता है। इसका कारण होता है डिलेड स्पीच, विलंबित वाचन, कटे फटे तालु मुंह एवं ओष्ठ की आकृति में कोई सी प्रकार की समस्या है,
सही तरीके से अंदर के जो ऑर्गन्स हैं जो बोलने के लिए हेल्प करेंगे, जैसे आप बोल रहे होते हैं तो आपकी टंग चल रही होती है, दांत चल रहे होते हैं, ओंठ चल रहे होते हैं, अंदर भी काफ़ी सारी मसल्स एक्टिवेट रहती हैं। अगर इनमें किसी तरह का इसकी समस्या या इनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाए तो वहाँ से फिर वाचन बाधिता आ जाती है। ठीक है, इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, प्रेरणा का अभाव, अनुकूलन न करने योग्य वातावरण, समन्वय में अति गतिशीलता, सामान्य व्यवहारात्मक बेकार, अनुवांशिकता, ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। इससे क्या प्रभावित होता है? नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक सामाजिक प्रभाव होते हैं मतलब क्या, जो बड़े बच्चे क्या हो ये जाता है कि जो दूसरे लोग हैं ना वो इनको दबाते हैं, क्या तुम बोल नहीं पाते, उनको चढ़ा कर भागते हैं, तो ऐसी कुछ समस्या आ जाती है। हालांकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, बट बचपन में जो बच्चे के दिमाग पर बीतती है उसका इफेक्ट बना रहता है उम्र भर, तो वह कहीं ना कहीं इसको हमेशा फील करता है कि यार मुझ में ये एक कमी है। ठीक है, दृष्टिबाधिता, जो देख नहीं पाता है। खराब दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृष्टिबाधिता, बच्चे जो प्रकाश को देख सकते हैं किंतु आकार को नहीं, जिन्हें प्रकाश का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है वह दृष्टिबाधित होते हैं। खराब दृष्टि वाले कौन से होंगे? खराब दृष्टि वाले वो होंगे जिनको उजाला उजाला तो दिखता है, उन्हें लगता है कि हाँ उजाले जैसा कुछ है, लेकिन जिन्हें उजाला वगैरह कुछ भी नहीं दिखता, जिसमें ये सिग्नल ही नहीं होता जिनके दिमाग में ये वाला, ठीक है, वो होते हैं आपके अंधे लोग, जिन्हें हम बोलते हैं कि ब्लाइंड। एक बच्चे को वैधानिक रूप से अंधा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ। जब उसकी दृष्टि क्षमता की तीव्रता 20/100 हो जाए, या सुधार के पश्चात भी बुरी हो, या उसकी दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री से कम हो। 20 डिग्री से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं लीगली, यहाँ पे लिखा हुआ लीगली ब्लाइंड बोलते हैं। लीगली ब्लाइंड ये लिखा हुआ है वर्ड। लीगली ब्लाइंड बच्चा कौन सा होता है? लीगली ब्लाइंड बच्चा जो होता है जिसकी रेंज 20/20 से कम हो और उसका जो दृष्टि का क्षेत्र है वो 20 डिग्री से कम हो। सुधार के पश्चात अच्छी आंख 20 डिग्री से कम हो, तब भी हम बोलेंगे कि वे लीगली ब्लाइंड है। लीगली ब्लाइंड जो होते हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये नहीं दिए जाते, क्योंकि ये ब्लाइंड है ना, ये कहाँ चलाएंगे, किसी को ठोक ठाक देंगे। कारण क्या होते हैं? विटामिन ए की कमी हो सकती है, गर्भावस्था के दौरान कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इनक्यूबेटर में अपरिपक्वता, हाँ ये इनक्यूबेटर ये आजकल बहुत चलता है। इनक्यूबेटर आप जानती हो ना, जनरल भाषा में बताऊं तो यार, जैसे एक डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपके बच्चे को कुछ दिन तक मशीन में रखा जाएगा, आप बोलते हैं और बच्चा मशीन में रखा है, अभी वो एनवायरनमेंट में एडोप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो इनक्यूबेटर में ही रखते हैं बच्चे को। ठीक है, इसको एक और तरीके समझो तो आपने शायद पढ़ा होगा कहीं, जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों के आर्टिफिशियल एग आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि ये एग इंसानों ने बना है, तो वो इनक्यूबेटर से ही बनते हैं। इनक्यूबेटर वही मशीन होती है जिनमें बच्चों को रखा जाता है, कई बार बच्चे एकदम अडॉप्ट नहीं कर पाते या फिर जो भी कोई रीज़न है, तो इस चक्कर में इनक्यूबेटर में रखा जाता है। इसमें कई बार ऑक्सीजन के प्रचालन में अपरिपक्वता की दृष्टि से क्षति हो सकता है, कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा मीन्स कि जो उन्हें चीज़ें दी जा रही हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन जो दी जा रही है उसमें कुछ इनबैलेंस हो जाए तो वहाँ पर भी बच्चे की आंखों पर इफेक्ट पड़ सकता है। मोतियाबिंद प्रायः उच्च आयु में होता है। अरे मोतियाबिंद जानते हो यार आप लोग, इसे मैं क्या बताऊँ। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आंख में उच्च दबाव के परिणाम स्वरूप रेटिना को नुकसान। आंख में जब हाई प्रेशर पड़े तो उससे आपका जो रेटिना है, उस रेटिना में कोई समस्या आ जाए तो उसे ग्लूकोमा बोलेंगे। कारण, इससे क्या क्या चीज़ प्रभावित होती है आप देख लेना। देखो भाई, आंख खराब है, चलने फिरने आने जाने में हर तरह की समस्या होंगी। कलर ब्लाइंडनेस, एक कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। कलर ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जिसका अपन को पता ही नहीं चलता कि यार कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें आपको कोई एक रंग नहीं दिखता या फिर रंगों में अंतर करने में समस्या आती है। ठीक है, ये है कलर ब्लाइंडनेस। गति प्रेरक बाधिता, गति प्रेरक बाधिता क्या है? जब आपको चलने फिरने में दिक्कत है। अर्थ क्या हो गया? ऐसे बच्चे एवं सामान्य बच्चों में उनके मनोवैज्ञानिक बनावटों में बहुत अंतर नहीं होता। सही बात है यार, देखो किसी का हाथ पैर खराब है तो उसका दिमाग तो ठीक चल रहा है, तो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो है कि वो जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। एक गति प्रेरक बाधिता शरीर की एक स्थिति है जो बच्चे को विद्यालय में सामान्य प्रगति करने से रोकता है, जैसे कि उससे बच्चे करते हैं। ठीक है बात। इसके कारण क्या होते हैं? ऑर्थराइटिस इसका कारण हो सकता है, गठिया रोग हो सकता है जिसमें आपके जोड़ों की एक बीमारी होती है, ये हो सकता है। सेरेबल पाल्सी हो सकता है। सेरेबल पाल्सी मतलब माइंड में, देखो आपका माइंड से ही सब चीज़ कंट्रोल है। ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, क्यों हिला रहा हूँ? क्योंकि मेरे माइंड में सारे वायर अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। एक आध वायर इधर उधर गड़बड़ हो गया, मतलब एक आध जो न्यूरो कनेक्शन है, वो न्यूरो कनेक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो न्यूरो कनेक्शन बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वो पार्ट आपका काम नहीं करेगा, भले ही वो पार्ट ठीक हो। अब ये हाथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस हैंड को कंट्रोल करने वाले जो
कनेक्शन है उसमें अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हो जाता है तो फ्री हाथ कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ तक सेंसेशंस ही नहीं जाएंगी, जो क्या बोलते हैं इसे हम, न्यूरो जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं वो सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है सेरेब्रल पैलेसी में। एसपी के अधिकांश मामले जन्म से पहले, जन्म के दौरान होते हैं। एसपी एक चोट का प्रकार है, बीमारी नहीं है। यद्यपि ये बीमारी से उत्पन्न हो सकता है तथा शरीर समय के साथ बदतर नहीं होती, यह उपचार्य भी नहीं है। समय के साथ बदतर नहीं होती मतलब कि यार एक सिग्नल हिल गया हमारा, अब ये हाथ काम नहीं कर रहा तो बस कुछ नहीं, ये हाथ काम नहीं कर रहा जिंदगी भर। ऐसा नहीं कि अब ये हाथ काम नहीं कर रहा फिर पैर काम नहीं करेगा फिर दूसरा हाथ काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता इसमें। और इसका कोई उपचार भी नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरुरज्जु चोट, आपको शायद पता होगा, जो हमारी नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स कौन से फेस में चली जाती है, शायद जिन्होंने बायो पढ़ा होगा, जी नोट फेस में चली जाती है। और जो सेल्स जी नोट फेस में गई वो दोबारा ग्रोथ नहीं करती, इसलिए हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जो ग्रो नहीं करते हैं। मीन्स ये सेल्स ऐसी नहीं है कि जो रीजनरेट होती रहें, जैसे आपकी लीवर होता है, लीवर की जो सेल्स होती हैं वो रीजनरेट होती रहती हैं। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु में किसी तरह से चोट से ये समस्या हो सकती है, सिर की चोट से हो सकती है, ये आप पढ़ लीजिएगा। किसी तरह का स्ट्रोक आपको लगे, आघात लगे, ठीक है, उससे हो सकती है। हेमरेज वगैरह हो गया, थ्रेम्बोसिस हो गया, इबोलिज्म हो गया। अंगों या उंगलियों की हानि हो सकती है, आपका कोई अंग ही निकल गया हो। पार्किंसन बीमारी, पार्किंसन बीमारी क्या है, ये ज़्यादातर उनमें होती है बूढ़ों में। इसमें मांसपेशियों की दृढ़ता, गति संचालन में धीमापन, एक अद्वितीय प्रकार का कंपन, जैसे हाथ पैर आपके ऐसे 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 कपते रहते हैं, आपने देखा होगा ना बूढ़े लोगों को, उनके हाथ पैर ऐसे ऐसे कपते रहते हैं, तो ये पार्किंसन बीमारी है। मेरे नॉर्मल है ना, नहीं तो आपको लगे कि मेरे भी कपते हों, ऐसा नहीं है। गति धीमी, बहुत धीरे 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 चल पाते हैं। मांसपेशी क्या होती है, एकदम कड़क हो जाती है, मीन्स उनमें जैसे अभी, चलो मेरी बॉडी वगैरह नहीं है, मतलब अगर आप उनकी मसल्स को करोगे ना तो अपनी मसल्स जो होती हैं, जैसे आप ऐसे दबाते हो तो दब जाती हैं, उनकी दबती नहीं, उनकी कड़क लगती है, ऐसे लगता है आपको कि ये हड्डी है। ठीक है, ये वास्तविक पक्षाघात नहीं है, ये कोई सेरेब्रल पाल्सी नहीं है ओरिजिनल वाली। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के क्रमिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लक्षण है तंत्रिका तंतुओं को ढकने वाली पृथक्करण सामग्री का विनाश। जो चीज़ आपके न्यूरॉन्स को कवर करती है वो ही खत्म हो जाए, तो ये है वो। मांसपेशी को पोषण, मांसपेशी को पोषण आप जानते ही हो यार, मांसपेशियों में आपको न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिला तो आपकी मसल सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाई है। कारण जो गति बाधिता के कारण प्रभावित होते हैं। अब गति बाधिता से क्या क्या समस्या आएंगी? मांसपेशियों का खराब नियंत्रण होगा, कमजोरी, थकान रहेगी, चलने, बात करने, देखने, बोलने में समस्या। ठीक है, वो मसल्स खराब है, तब मुंह की मसल्स भी खराब हो गई। अब मुंह की मसल्स खराब हो गई तो आप चक्कर चक्कर भी नहीं कर पाओगे ना फालतू का, वो ये बोलने में समस्या भी आएगी ही आएगी। बहुबाधिता, बहुबाधिता मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आपको आ गई, मतलब जैसे नहीं कहते कि भगवान ने सारे दुख मुझे ही दे दिए, तो इस तरह की समस्या आ गई बहुबाधिता में। अर्थ क्या है? ये पता लगाना सामान्य है कि अकेले प्रकार की बाधिता का जो कुछ भी कारण है वे अन्यों का भी कारण है। यह विशेषकर जहाँ बीमारी, आघात, उम्र के बाद, ठीक है ठीक है। बधिर एवं अंधता एक सामान्य रूप से चिन्हित समुच्चय हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्ति ना तो पूर्ण रूप से बधिर होते, ना ही पूर्ण रूप से अंधे होते। मतलब कि चलो ये छोड़ो, ये आप समझ लो। बधिर एवं अंधता क्या है कि ज़्यादातर यूज़ किया ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो हमें कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं, या तो वो मतलब वो व्यक्ति ना तो पूरी तरीके से अंधे होते, ना ही वो ऐसे होते कि वो पूरी तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मीन्स ये आंशिक रूप से ही हमें देखने को मिलते हैं, यह है कहने का मतलब। मधुमेह एक बीमारी है, मधुमेह के कारण अंधता उत्पन्न हो सकता है, इसके कारण उंगलियों में संवेदनाएं भी समाप्ति हो जाती। ये अब क्या आ गई, ये आपकी अब बहु आसक्तताएं आ गई, मतलब बहुत सारी डिसेबिलिटीज एक साथ आ गई। ये ब्रेल बना देता है अक्षरों पढ़ने सब, ठीक 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 ठीक। अच्छा हाँ, यहाँ से एक समस्या क्या हो जाती है कि भाई जब आप उंगलियों की संवेदनाएं भी समाप्त हो गई ना तो आप ब्रेल लिपि भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये समस्या है। कारण क्या हो सकते हैं? सामाजिक वातावरण और पर्यावरण, कोई से भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई से भी कारण हो सकते हैं। ये प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण वो ही है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जन्म के दौरान पोषण में कमी, जीन में असमानताएं, गर्भावस्था के दौरान ड्रग वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, थीलोमाइड याद रख लिएगा। ड्रग संबंधित प्रसवपूर्ण विकासात्मक अनदेखी जो होती है उसे थीलोमाइड बोलते हैं। अधिगम आसक्तता का अर्थ क्या है? अभी तक जो हमने पढ़ी वो सारी हमारी बॉडी से रिलेटेड या फिर हमारे कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ थी। अब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया है। सीधी भाषा में डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया है,
और गणित से संबंधित डिस्कैल्कुलिया है। सीटेट में आपने इनको अच्छे तरीके से रटा ही होगा। इसके कारण क्या हो सकते हैं? आनुवांशिकी कारण भी हो सकते हैं इसके, गर्भावस्था के दौरान भी हो सकती है, जैसे कोई बीमारी हो जाए, चोट हो जाए, ड्रग्स वगैरह लेने लगे महिलाएं, तो उस वजह से। जन्म के पश्चात किसी तरह की सिर की चोट, कुपोषण से भी ये समस्या हो सकती हैं। संवेदात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार, इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है? संवेदनात्मक और व्यवहारात्मक विकार। संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार एक व्यापक श्रेणी है जो बच्चों एवं किशोरों में महसूस की गई अधिक विशिष्ट कठिनाइयों को समूहबद्ध करने में सामान्यतः शैक्षिक प्रणाली में प्रयुक्त होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसी समस्याएं जो बच्चों और किशोरों में रखी गई हैं, और हम क्या कह सकते हैं, मतलब संवेदनात्मक व्यवहारात्मक, बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है, बच्चा चीज़ों को सही तरीके से फील नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, तो वह संवेदनात्मक और व्यवहारात्मक विकार के अंदर आ जाएंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ों को प्रभावित करेगा? तो सीखने में बौद्धिक सांवेदिक परेशानी होंगी, सहपाठियों से अंतर व्यक्त के संबंध नहीं बना पाएगा, इंटर रिलेशंस नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक विकास नहीं हुआ, उसके अंदर सेंसेशन इतनी अच्छी नहीं है। सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत अनुप्रयुक्त प्रकार के व्यवहार में अनुभूतियां, तनाव या दुख या तनाव की सामान्य मनोदशा, ये सारी समस्याएं हैं। कारण क्या हो सकते हैं? कारण इसके इतने सारे लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हो कि मतलब वो ये सामाजिक सामाजिक कारण, पर्यावरण कारण, आनुवंशिक, तीनों ही कारण इसके हो सकते हैं। बैटिंग चिल्ड्रन, बैटिंग चिल्ड्रंस क्या है? जो बच्चे गोद लिए जाते हैं वो होते हैं आपके बैटिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस हु आर लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। जिन बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है वो होते हैं आपके कौन से चिल्ड्रन? बैटिंग चिल्ड्रन। ठीक है ना? यह शब्द सामान्यतः आशिशु विद्यालय जाने वाले जो अंगीकार के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध हों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिन्हें आप लीगली क्या कर सकते हो? एडॉप्ट कर सकते हो। ओके, तो इनमें क्या विशेषता होती हैं, मतलब क्या सामान्य चीजें होंगी? उनकी जरूरत एक उत्तरदायी एवं पोषण पाने वाले परिवार का स्थायी अंग होना है। ठीक है, उन्हें एक नीड है, उन्हें नीड इसकी है कि उन्हें कोई एक अच्छी सी फैमिली मिले। यद्यपि वे अपूर्ण एवं प्रायः अधिकांश चुनौतीपूर्ण है, फिर भी वे अपने नए परिवारों के लिए अद्भुत आनंद संतोष दे सकते हैं। उनका पुराना जीवन भले ही कैसी चुनौतीपूर्ण रहा हो, चैलेंजिंग रहा हो, लेकिन वो जिस फैमिली में जाएंगे उस फैमिली में वो इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर रह पाएंगे, उस फैमिली को सुख शांति दे पाएंगे। According to Indian adoption system, except for adoption by Hindus, Indian laws has no provision for adoption। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंडिया का ऐसा लॉ है कि हिंदुओं के अलावा और कोई बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ने समग्र बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया है जो पोषण पर विशेष प्रकाश डालता है। तो ये बात याद रखना है हमें। प्रारंभिक बचपन के लिए विकासात्मक देरी के कुछ चेतावनी चिन्ह हैं कि यार अगर बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? तेज आवाज़ हुई, बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि हो सकता है बच्चे के कान में किसी तरह की समस्या हो। अपने हाथों को ना खोज पाना तथा अपने हाथों को मुंह में नहीं रखते हैं। छोटे बच्चे हैं वो अपने हाथों को मुंह में रख के अंगूठी चूसते रहते हैं या पूरा हाथ मुंह में रख लेते हैं। अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि उनमें हाथों की सेंसेशंस ना हो। अपने हाथों से वस्तुओं का पीछा न करना, आवाज़ की दिशा में सिर को न घुमाना, कानों में समस्या हो सकती है। खिलौनों तक नहीं पहुंचना, उन्हें न पकड़ना। अंग या तो बहुत सख्त है या बहुत मुलायम है। अपने शरीर को दूसरी ओर की अपेक्षा एक और घुमाना पसंद करना, हमेशा एक ही एक तरफ अपनी बॉडी को घुमाता है, सिर को कभी इस साइड नहीं घुमाएगा, तो हो सकता है ये कुछ उस बच्चे में प्रॉब्लम हो। छोटी वस्तुओं को नहीं उठा पाते हैं, अनाड़ी और अक्सर गिरते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, लगातार लार टपकाते रहते हैं। थोड़ी बहुत तो टपकाते हैं बच्चे, वो तो नॉर्मल है, लेकिन लगातार आ ही रही है। दूसरे बच्चों के साथ खेलने में रुचि नहीं है। सामान्य अनुदेशों का अनुकरण नहीं कर सकता है। पृथक्करण की आशंका से ग्रसित तथा माँ से दूर ले जाया जाता है। जब माँ से दूर ले जाया जाता है तो वह उसके अंदर एक सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। अजनबियों से भयभीत, ये नॉर्मल तो चलता है, ऐसा नहीं कि यार आपका बच्चा अगर नहीं जा रहा तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ कि यार जैसे ही मैंने इसको इसकी मम्मी से लेता हूँ ये रोने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। गेंद फेंक नहीं सकता, दौड़े उछल नहीं कर सकता, ये थोड़े प्रारंभिक बचपन वाले बच्चे हैं जो 3-4 साल के हैं। किसी गेंद में बहुत जल्दी, किसी गतिविधि में बहुत जल्दी रुचि खो देता है, मतलब थोड़ी सी देर में ही उसमें उस सब को छोड़ छाड़ देता है, ऐसा बच्चा है।
आवश्यकताओं की पहचान। तो ये देखो, आवश्यकताओं की पहचान करने के बहुत भयंकर इन्होंने नियम दिए हैं। और फ्री बैठकर एक बार तो सब पढ़ ही लेना। अगर किसी में दृष्टि की क्षति है तो उसकी आंखों से पानी आएगा। आवर्तक लालिमा यानी कि आंखें जो हैं वो लाल लाल रहेंगी। निरंतर जलन होगी, बार बार पलक झपकेगा। भेंगा होना, भेंगा मतलब मैंने बताया था, एक आंख आंखें टेढ़ी हो जाती है, मतलब मैं अगर इधर मैं ऐसे करके देखूंगा ना तब मुझे इधर का दिखेगा, तो वो होता है भेंगापन। वस्तुओं पर अप्रयुक्त अनुपयुक्त बाधा या अन्य लोगों का उच्छलन, फिर अंकन या आँख की समाप्ति, या फिर ये जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी 4 स्थितियां हैं तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ये नीचे भी हैं। श्रवण में क्या क्या समस्या हो सकती है, कान की संरचना खराब है, जलन, दर्द और दुनिया भर की चीज़ें सब लिखी हुई इसमें, पढ़ लेना एक बार। टीवी तेज आवाज़ में चला रहा है, कम आवाज़ में सुनाई नहीं रहा। वाचन, बोलने में समस्या, हकलाहट, शिशु की बोली और जो भी समस्याएं। गति प्रेरक, हाथ, गला, उंगली, कमर, पैरों में गति, घूमने, शरीर को घुमाने फिराने में गति, चलते टाइम झटके वगैरह लगना, ये सारी चीज़ें। संज्ञानात्मक आसक्तता, 12-15 महीना के बाद भी बिना सहायता के नहीं बैठ पा रहा है। 2.5 वर्ष का हो गया फिर भी चल नहीं पा रहा है। 2.5 वर्ष का हो गया फिर भी बोल नहीं पा रहा है। 6 वर्ष का हो गया फिर भी खाने पहनने शौचालय नहीं जा पा रहा है। पेंसिल पकड़ने में समस्या, गेंद पकड़ने में समस्या, साथियों के साथ खेलने में समस्या, ये सब क्या करोगे आप, ये सब आप पढ़ लोगे। ये भी है। अधिगम आसक्तता कैसे पता चलेगा, बच्चे को गिनने में परेशानी है, एकाग्रता का अभाव है, और भी ये सारी चीज़ें हैं। देखो ये सीटेट में क्वेश्चन बनकर आया था, बी को डी साहब को बाज लिखते हैं, तो सारे क्वेश्चन बनते यहीं से हैं हमारे एनसीईआरटी से, मतलब ये जो ऑफिशियल बुक है यहीं से, कोई अलग से तो बनाएंगे नहीं वो भी क्वेश्चंस को। मूल्यांकन असेसमेंट के बारे में बात करें तो माता पिता की सहमति विद्यालय को देने के पश्चात उनके बच्चों को साधन सेवी शिक्षक या चिकित्सक के पास भेज दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात मूल्यांकन योजना विकसित होगी। तो बच्चों को एक बार किसी परामर्शकर्ता के पास भेजना चाहिए जो इन सब बीमारियों को समझने वाला हो। इनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, मूल्यांकन में कुछ प्रश्न हैं जिनको हम मूल्यांकन प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रश्नों को संबोधित करती है। कौन कौन से प्रश्न हैं, सबसे पहले बच्चा कौन है। देखो बच्चा कौन है का मतलब कि बच्चे में को देखने से रिलेटेड समस्या है, सुनने की समस्या है, हाथ पैर चलाने में समस्या है, ये हमें पता हो। बच्चे को कौन कौन सी विशेष जरूरतें हैं, बच्चे के परिवार तथा सहायक कौन है, आशाओं, सपनों, जरूरतों, संबंधों को शामिल करते हुए बच्चे को नियमावली दैनिक गतिविधियां क्या हैं, मतलब बच्चे का डेली रूटीन क्या है वो आपको पता हो। नियमावली एवं गतिविधियों को पहले देखें। एक समय पर एक बच्चे को अधिक सफल होने के लिए क्या सहायता हो सकती है, एक टाइम पर एक बच्चे का देखें कुल मिलाकर, और क्या क्या सहायता हो सकती हैं वो इस तरह की हो सकती हैं। बातचीत एवं संप्रेषण हो सकता है, घूमना हो सकता है, सामाजिकरण, खेलना, ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों से आप बच्चे की हेल्प कर सकते हो। इन सबको हमें शामिल करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे, बातचीत, संप्रेषण को, घूमना, खेलना, सामाजिकरण, याद करना, भागीदारी वगैरह सब कुछ ही, तो हो सकता है कि हम डिसेबल्ड बच्चे को थोड़ा तो ऐसा बना दें कि वो समाज के साथ रह सके। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आईईपी, आईईपी ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि लक्ष्य और उद्देश्यों पर हमें सहायक तकनीकों के लिए देखना चाहिए। कौन कौन से आईईपी को देखना चाहिए, मतलब ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। भाषा एवं संप्रेषण प्रोग्राम, खेल एवं सामाजिकरण, पोषण, गतिशीलता एवं अवस्थिति, तत्परता कौशल, स्वयं सहायता, ये चीज़ें होती हैं एक बार पढ़ने वाली। इन्हें अगर आप एक बार पढ़ लोगे दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, बाकी इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रटने वाली चीज़ों को मैं अलग ही बताता हूँ कि इनको आपको अच्छे से याद करना है, स्टार वगैरह बना देता हूँ, तो उन चीज़ों को आपको रटना ही होता है, बाकी इन सब चीज़ों को एक एक बार पढ़ना है। मनोवैज्ञानिक बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यता एक क्षमता का मूल्यांकन करता है। एक मनोवैज्ञानिक क्या करेगा, बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन करेगा। एक कक्षा का शिक्षक या साधन सेवी शिक्षक बच्चों के अधिगम कौशलों को मूल्यांकन करता है। ये अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक बच्चे में क्या अंतर है। तो जो साइकोलॉजिस्ट रहेगा वो बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यता या क्षमता का मूल्यांकन करेगा, लेकिन जो एक शिक्षक रहेगा वह उसके अधिगम कौशल की मूल्यांकन करेगा। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट क्या बताएगा कि इसकी कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, और शिक्षक क्या बताएगा कि इसकी लर्निंग स्किल्स क्या हैं। ठीक है ना। प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशंस। प्रारंभिक हस्तक्षेप शब्द परिस्थितियों के प्रभाव को कमतर करने के उद्देश्य के साथ विशेष जरूरत वाले बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं को इंगित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं या दी जानी चाहिए। ठीक है,
प्रारंभिक हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह बच्चे के विकास को प्रोन्नत करने में सहायता करता है। यह एक समर्थन प्रणाली है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि परिवार के लिए भी। ये बच्चों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी है। अंततः यह समाज के एक कार्यात्मक सदस्य होने की योग्यताएं बच्चों को देता है कि बच्चा समाज का एक कार्यात्मक सदस्य मीन्स एक फंक्शनल यूनिट है। हस्तक्षेप प्रक्रिया निम्नलिखित टीम गतिविधियों को शामिल करेगी। प्रारूप बनाना, माता पिता के साथ भागीदारी, मीडिया का यूज करना, मीडिया का समर्थन चाहिए इसमें, सृजन करना एवं दिशा तय करना सामग्री का, मीन्स जो सामग्री बच्चे के लिए आवश्यक है उसको आप सृजन कर रहे हो। अन्य उपयुक्त सहायक तकनीक का सृजन करना, कम से कम 3 सप्ताहों के लिए दैनिक आधार पर एक योजना क्रियान्वित करना। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को मूल्यांकन करना। सहायक तकनीकी समर्थनों के लिए अगले कदम का उद्देश्य। हस्तक्षेप विद्यालय आधारित या घर आधारित हो सकते हैं। जो हस्तक्षेप नीतियां या तो विद्यालय आधारित हो सकती हैं या फिर घर आधारित भी हो सकती हैं, बच्चे के घर पर भी हो सकती हैं ये, ठीक है, दोनों तरीके की ये हो सकती हैं। ओवर्जन सॉरी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे वे बच्चों की ज़रूरतों पर आधारित एक पूरे पाठ्यचर्या की योजना कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये ऐसी ऐसी लाइनें लिखी होती है ना, यहीं से क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। विकलांगता कानून अधिनियम सबसे पहले 1955 में आया था। इनके कुछ अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं ये देखो, ये सब सारे अधिकार आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, समझाने का कुछ नहीं है, ध्यान से इन अधिकारों को पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे हैं इसलिए एक एक को समझाने का कोई मतलब भी नहीं है। आसक्तों के अधिकारों पर सम्मेलन, तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने इस सम्मेलन को 31 दिसंबर 2006 को अपनाया था और हस्ताक्षर 30 मार्च 2007 को करा था इन बच्चों के लिए। अशक्त राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं एंड यूएनसीआरडीपी के कार्यान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य प्रांतीय सरकारों का है। यूएनसीआरडीपी के कार्यान्वयन का मुख्य कार्य किसका है? केंद्र का है, राज्य का है? तो राज्य का है और प्रांतीय सरकारों का है। क्या होता है ये? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक, याद रखिएगा इसे। 1955 में कुछ जो एक्ट आया था वो कानून क्या था कि अंधता दृष्टि का बिल्कुल ना होना। आसक्तता का अर्थ क्या है कि दृष्टि का बिल्कुल ना होना, कम दृष्टि जो यंत्रों के माध्यम से सक्षम हो, उपचारित कुष्ठ कुष्ठ उपचारित कुष्ठ उपचारित मतलब कि जो कुष्ठ रोग होता है वो, श्रवण बाधिता, जो एक मिनट, गति प्रेरक आसक्तता, मानसिक बीमारी और मानसिक मंदन। ये जो लिखा है ना, अंधता, कम दृष्टि, उपचारित कुष्ठ, श्रवण बाधिता, गति प्रेरक आसक्तता, मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता, ये टोटल कितनी डिसेबिलिटीज हैं? ये 7 डिसेबिलिटीज हैं जो कि 1995 के एक्ट में थी, तो याद रखना। और यहाँ पर क्या बोला था कि आसक्त व्यक्ति एक चिकित्सीय सत्य द्वारा प्रमाणित होता है, वे 40% से कम आसक्तता ग्रस्त नहीं है, अर्थात आसक्तता जो है 40% से अधिक होना चाहिए। मतलब आपके अंदर 40% की डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप एक डिसेबल पर्सन कहलाओगे, विकलांग व्यक्ति कहलाओगे, ठीक है। आसक्ताओं की रोकथाम के कुछ उपाय यहाँ पर लिखे हैं, इन उपायों को आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षा के लिए बोला गया 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा। नॉर्मल लोगों के लिए कितना है? नॉर्मल लोगों के लिए 6 से 14 वर्ष और अधिगम आसक्ता वालों के लिए 6 से 18 वर्ष। रोजगार 1%, जिनका 1% नीचे वर्णित आसक्ताओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण 3% से कम नहीं होगा, लगभग 3% का आरक्षण इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। सकारात्मक कार्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। शोध एवं मानव शक्ति विकास, गंभीर आसक्त लोगों के लिए संस्थान होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। आसक्त लोगों के अधिकारों का बिल आया था 2011 में। प्रस्तावित बिल लोगों की समानता को मान्यता देता है एवं आसक्तता केंद्र NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के द्वारा तैयार किया गया। ये क्या है? यह है नेशनल असेंबली ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये बात इंपॉर्टेंट है कि आसक्त लोगों के अधिकार का बिल 2016 में आया था। NALSAR यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यह यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है। चलिए, तो ये हमारी 8 यूनिट इसी के साथ होती है कंप्लीट। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है डाउट पूछने के लिए, उस ग्रुप पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करें। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको समय समय पर
अन्य जानकारियाँ प्रोवाइड होती रहेंगी। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।